जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के परिसर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समयक अभियान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि जितने भी किलेदार हैं और महल वाले हैं उनके महलों और किलों को सरकारी घोषित किया जाए। साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समयक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव, संभाग समन्वयक योगेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दामोदर सिंह यादव, सुनील वोरसे, अशोक दांगी, कैलाश कुशवाहा, ज्योति सिंह सहित बड़ी संख्या में कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सहित कई युवा उपस्थित रहे। युवा साथियों, अब मैं इस ग्वालियर में एक बेहद बड़ी समस्या को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बड़े चिंतन करने की जरूरत है। ये जितना अन्याय हुआ है ना, जितनी दिक्कतें आई हैं ना आप लोगों के सामने, असली में क्या है, जो राजभोगी थे ना पहले से, जिन्होंने बहुत पहले से राज किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो राजा महाराजा जो लोग थे, लोकतांत्रिक सरकार बन गई। तो लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद भी मुख्य भूमिका निभाने लगे और उन्होंने कहा कि हम प्रजा को इस तरीके से दबा के रखते थे ताकि प्रजा कभी सिर न उठा पाए, और पूरे प्रावधान भी उसी के अनुरूप बनाते थे। आपको भी ऐसे ही बनाना है। तो हमारे स्वतंत्र भारत में भी अधिकांश योजनाएं उन्हीं राजा महाराजाओं के मार्गदर्शन में बनने लगी, क्योंकि वे भी सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने लगे। तो बड़ी जटिल समस्या है, ये इतनी ही बात नहीं है, इसकी मैं गहराई से गंभीरता में जाना चाहता हूं। तो युवा साथियों, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी हरिद्वार में आयोजित धर्म सभा में भाग लेने गई। वहां साधु संत महात्माओं ने कहा कि महर्षि मनु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये याद रखने योग्य चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साधु संत महात्माओं ने कहा कि महर्षि मनु और महर्षि जैमिनी ने यह व्यवस्था दी थी राजकाज से संबंधित कि कोई भी राजा या महाराजा राज्य की संपूर्ण संपत्ति का मालिक नहीं होता, बल्कि राज्य की संपूर्ण संपत्ति का मालिक प्रजा होती है। तो राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार प्रजा का था, राजा का नहीं। यह बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुनी। वे मन ही मन सोचने लगी, अरे जब महर्षि मनु और महर्षि जैमिनी ने ऐसी व्यवस्था दी थी, तो मेरे देश में, देश जब स्वतंत्र हुआ तब राजा महाराजाओं ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और मर्जर एग्रीमेंट के समय तो जो जितना हो सका, जितना का प्रावधान था, मध्य प्रदेश विधानसभा के लाइब्रेरी में कोवेंट नामक एक किताब है, आप नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की लाइब्रेरी में कोवेंट नामक एक किताब है। उस किताब में ये पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि प्रत्येक राजा महाराजा को कितनी संपत्ति रखने का अधिकार था और क्या क्या अधिकार दिए गए थे मर्जर एग्रीमेंट के तहत। मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूं। तो राजा महाराजाओं को जितनी संपत्ति रखने का अधिकार था उन सब उन्होंने रख लिया मर्जर एग्रीमेंट, लेकिन उसके बाद में बाकी बची संपत्ति को अपने यहाँ काम करने वाले कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि के सबके नाम रखे हुए थे, सबके नाम कर दिया। इसके साथ साथ क्या किया, उन्होंने ढेर सारे ट्रस्ट बना लिए, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, सब ट्रस्ट बन गए, सारी संपत्ति को बचा के रख लिया। उस समय ये जो महल है ना, महल, किले आदि आदि, तो इन पे रहने का अधिकार क्यों दिया गया था? जैसे पूर्व प्रधानमंत्री हो तो पूर्व प्रधानमंत्री को उसके पद के गरिमा के अनुसार सेवानिवृत्त होने पर भी सरकारी आवास दिया जाता है। उसी प्रकार युवा साथियों,
रखने की चीज है और आप ही लोगों को काम देगी। ठीक है, तो युवा साथियों, हुआ क्या, बहुत सारे ट्रस्ट बन गए, ये तो सब संपत्ति इनने बचा के रख ही लिया, लेकिन महल और किले की बात आई तो पूर्व राजा और महाराजा का एक सम्मान था, पूर्व राजा और महाराजा का एक सम्मान था, उनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना था। इसीलिए सरकार ने व्यवस्था दी कि जब तक ये राजा महाराजा जीवित हैं तब तक महल और किले में रह सकते हैं। लेकिन अब भी राजा महाराजाओं के वंशजों ने उन किले और महलों को अपनी खुद की स्वामित्व की मान लिया है और वही रह रहे हैं। अब इनको सबको किलों से निकाला जाएगा, महलों से निकाला जाएगा, निकलना होगा। युवा साथियों, राजा महाराजा, पूर्व राजा महाराजाओं के पास में अकुत संपत्ति अभी भी है, जबकि बहुत सारे एक्ट आए, सीलिंग एक्ट आया, प्रावधान थे इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, इससे ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकती, लेकिन इनके पास में है। और तो और एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोगों को शायद याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने अपने मोबाइल में सर्च करिएगा। पहले प्रिवी पर्स मिलता था, पेंशन, प्रिवी पर्स मतलब पेंशन पूर्व राजा महाराजाओं को। तो देश के चुनिंदा राजा महाराजाओं को 8,898 ओंस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 8,898 ओंस अर्थात 25,500 तोला सोने के बराबर कीमत, बराबर राशि एक साल में प्रिवी पर्स के रूप में दी जाती। तो देश के खजाने की बड़ी रकम इनके प्रिवी पर्स में ही चले जाती थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, इन राजा महाराजाओं के अधिकारों को छीनना ही पड़ेगा, और उन्होंने सबसे पहले प्रिवी पर्स हटाने का निर्णय ली। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। फिर देखा गया कि बैंकों पर भी राजा महाराजाओं का ही अधिकार था। मध्य प्रदेश के एक महाराजा ने तो स्टेट बैंक ऑफ डैश 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 की राशि इंग्लैंड में जमा करके रख दी थी, इतना बुरा हाल था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी। उसी प्रकार खदानों पर भी राजा महाराजाओं का ही आधिपत्य था, तो उन्होंने खदानों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। कई कंपनियां घाटे में चल रही थी राजा महाराजाओं के नियंत्रण वाली, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी प्रकार इस प्रकार देश में युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों के अवसरों की शुरुआत हुई और उसी समय से सम्मानजनक नौकरियां मिलने लगी। तो युवा साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी का एक काम अधूरा रह गया था। वह चाहती थी कि महलों को खाली करा दिया जाए राजघरानों के वंशजों से। दूसरी चीज, इनके पास जो अकुत संपत्ति है इसको सरकारीकरण कर दिया जाए और इन सारी संपत्तियों का उपयोग जो है देश के विकास में किया जाए, वो अधूरा रह गया। अभी हमें बहुत अधिक जरूरत है धन की, क्योंकि युवा साथियों के लिए सुनहरे अवसर जो लाने हैं, तो हम क्या करेंगे? एक बात ध्यान देने योग्य है, कमलनाथ जी ने एक बड़ा काम कर दिया था। मध्य प्रदेश, एक बात जरा ध्यान देके सुनिएगा, मैं किसी के बारे में कोई तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा। जो राज्य, आपके नॉलेज की बात है, जो राज्य समुद्र के किनारे होता है, आयात निर्यात का व्यवसाय वहां ज्यादा होता है, इसलिए उस राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं, मध्य में है, इसलिए यहां पिछड़ापन ज्यादा है औद्योगिक दृष्टि से। कमलनाथ जी ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर रहते हुए, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर रहते हुए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान के सहयोग से बनाने की शुरुआत की। उसके तहत मध्य प्रदेश उसके पॉइंट में नहीं आता था, किनारे से निकल जाती थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उन्होंने 200 किलोमीटर विस्तार देने की योजना थी, इन्फ्लुएंस एरिया कहते हैं उसको। तो उसका लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, पीथमपुर, उज्जैन और देवास को जोड़ दिया, 4 नोड जोड़ दिए।
और पीथमपुर के पास टीही में उन्होंने ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया। युवा साथियों, ड्राई पोर्ट क्या होता है हम बताना चाहते हैं। पोर्ट अर्थात बंदरगाह में जितनी सुविधाएं होती है उतनी ही सुविधाएं ड्राई पोर्ट में भी होती है। तो ड्राई पोर्ट टीही में बन गया, अर्थात समुद्र का बंदरगाह कहाँ आ गया? मध्य प्रदेश के टीही में आ गया। ये बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम। ये निश्चित रूप से भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने वाला काम है। लेकिन इसमें कुछ अधूरा रह गया है। अब हम चाहते हैं टीही ड्राई पोर्ट से मध्य प्रदेश के सारे हिस्से जुड़ जाए, ग्वालियर भी जुड़ जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम चाहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाए, पूरे राज्य का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मैप बने, कम्युनिटी फार्मिंग शुरू हो जाए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चैन बने। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो उत्पादन हो वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से टीही आए और वहां से सीधे विदेशों में जाने लगे। तो हमारे किसानों का अनाज जो पैदा किया गया है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से विदेशों में जाने लगेगा, ग्लोबल मार्केट में। तो हमारे किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी। और क्या होगा? दूसरी बात, हमारे किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे, तो रोजगार ही रोजगार। लेकिन इस काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे राज्य के 8-10 राजा महाराजाओं को नाराज करना पड़ेगा, उनको अपने समान जिन घरों में हम रहते हैं वैसे घरों में लाना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या तो है। चलिए कोई बात नहीं, 8-10 नाराज होंगे, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोगों को फायदा तो होगा ना। क्या भी क्या चाहते हैं आप लोग? राजा महाराजाओं की नाराजगी झेल लेंगे ना अपन? तो युवा साथियों, तो फिर रोजगार के अवसर ही अवसर हैं। अभी मैं क्या हुआ, एक बड़ा गंभीर विषय मेरे सामने आया। चंद युवा मेरे साथ में आए, अभी ग्वालियर आया तो उन्होंने बताया, साहब आपके सम्यक अभियान से तो हम जुड़ रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। क्या? हम लोगों के गार्जियन, पिताजी वगैरह वगैरह पहले हम लोगों की बात कम सुनते थे, और वो जो आते थे महाराज जी, तो महाराज के सामने शरणागत हो जाते थे। जब महाराज आके बैठते तो कुर्सी पर बैठते ही उनके पैर धुलाते थे, चरणामृत पीने को भी बोलते थे। अब हम जो हैं थोड़े दूसरे विचारधारा के हैं, वो दूसरे विचारधारा के कारण दूसरे तरफ चले गए। हमने सोचा बड़ा फायदा हुआ, भैया जाने तो उधर चले गए तो हम तो बरी हुई है अब इनसे, तो वो उधर चले गए। हमने सोचा अब इनसे मुक्ति मिली हमको, लेकिन क्या करें, बड़ी समस्या हो गई। और महाराज चले गए, महाराज उधर चले गए, इधर उनका हस्तक्षेप कम हुआ, हम खुश हुए। लेकिन महाराज के स्थान पर कुछ ही दिनों के बाद राजा आ गए। अब एक राजा आ गए। अब पिताजी जो हैं, चाचा जी, पिताजी, दादाजी सब राजा को मानने लगे। राजा साहब जो कहेंगे वही होगा। अरे साहब, हम तो स्वतंत्र ही नहीं हो पा रहे हैं, हमारा जन्म तो देश के स्वतंत्रता के बहुत साल बाद हुआ है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ स्वतंत्रता मिली की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें स्वतंत्रता ही नहीं मिल रही। अब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, राजशाही में ही चल रहे हैं। राजा तो ठीक है, अब राजा जी के बाद में कोई और बाबा जी ना आ जाए, आखिर हम क्या करें। महाराज गए, राजा आए, राजा जाएंगे, बाबा आएंगे, बाबा के बाद में कोई और आएगा, कोई नाती राजा आएगा, कोई पोता राजा आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया? हम ऐसे ही झेलते रहेंगे, हमारा विकास कैसे होगा? हमारे माता पिता तो बेड़िया डाल के रखे हैं, तो हमको कुछ स्वतंत्र होने लायक का सिस्टम बताइए। तो युवा साथियों, आप लोगों में से जो राजनीति में भी जाना चाहे, जनप्रतिनिधि बनना चाहे, जनप्रतिनिधि बनकर सर्वांगीण विकास के मार्ग को ढूंढना चाहे, तो निश्चित रूप से स्वागत है। आप लोगों में से प्रतिभावान युवा मेरे साथ आइए, मैं राजा महाराजाओं से मुक्त कराते हुए आप लोगों के लिए सुनिश्चित लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कराऊंगा।
से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक